Hello guys, welcome to Uncomplicated Legal Notes. This is Neha Kushwaha and आज हम पढ़ेंगे essentials of tort, right? And we have seen meaning of tort, what is plaintiff or who is plaintiff, who is defendant, tort feature क्या होता है, and we have seen many differences and we have seen damages क्या होते हैं, types of damages, right? So yeah, let's get started. So there are two main essentials of tort: injurious in damnus and damnus in injuria, right? तो tort कब constitute होगा, उसके लिए दो conditions हैं जो कि satisfied होनी चाहिए. The first one is must be some act or omission. यहाँ कोई act या omission होना चाहिए. अब जो वो act और omission है उसका जो result होना चाहिए उसमें ये होना चाहिए कि legal damage हो other person को, right? तो act of omission का मतलब क्या होता है? failure to do something. मतलब कि कोई चीज़ है जो कि हमें करनी चाहिए बट हम उसे करने से फेल हो जाते हैं. एंड एक्ट ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि डूइंग समथिंग वी शुड नॉट, मतलब कि कोई चीज़ है जो कि हमें नहीं करना चाहिए और हम वो कर देते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल एक्ट ऑफ ट्रेसपास, publishes a statement defaming another person, driving a car negligently, etc. सपोज ए है एंड बी है. अब ए जो है वो बी के घर में घुस जाता है, ट्रेसपास कर देता है उसके बिना परमिशन के. तो ये होगा एक्ट ऑफ ट्रेसपास, राइट? एक्ट ऑफ ओमिशन जो कि मना था बट ए ने वो किया, और एक्ट ऑफ ओमिशन का रिजल्ट क्या हुआ? लीगल डैमेज. बी को लीगल डैमेज हुआ क्योंकि उसको वो थोड़ी ना हर किसी को अपने घर में परमिशन दे देगा आने की. अब there has been the violation of legal rights, there can be infraction under law. जब तक वायलेशन नहीं होगा लीगल राइट्स का हम ये नहीं मानेंगे कि यहाँ पे कोई मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट में कोई एक्शन नहीं मिलेगा, राइट? और हाँ, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो प्लेंटिफ के ऊपर जाएगा. प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा कि जो डिफेंडेंट है उसने वो चीज़ करी है कि नहीं करी. तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो प्लेंटिफ पर होगा, राइट? तो दो मैगजीन्स हैं, वही इंजूरियस इन डैमनो और डैमनस इन इंजूरियस, जो कि ये बताते हैं कि जो प्लेंटिफ है उसको वैलिड क्लेम मिलेगा या ना नहीं मिलेगा. So there are three kinds of tortious acts. The first one is actionable per se. इसका मतलब होगा कि जो डैमेज हुआ है वो कोई भी डैमेज है, कोई भी डैमेज का प्रूफ के बिना ही एक्शन हो जाना, राइट? सपोज ट्रेसपास टू लैंड. अब ए है और बी है, ए बी के लैंड में ट्रेसपास करता है तो यहाँ कोई प्रूफ नहीं है बट एक्शन मतलब उसको कोई डैमेज नहीं हुआ है, एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ है, बट जो बी है उसको डैमेजेस मिलेंगे क्योंकि उसका लीगल जो राइट है वो इफेक्ट हुआ है. The second one is those torts which are actionable only on the proof of some damage caused by any act. अब ऐसे टॉर्ट्स होते हैं जिसमें सिर्फ प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है. And the third one is those acts where there is damage and which is proved by the sufferer still no damage are awarded. डैमेज एक्चुअल डैमेज हुआ है बट इससे कोई डैमेजेस नहीं मिलेंगे. डैमेजेस हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि डैमेजेस क्या होते हैं और उनके टाइप्स भी देख चुके हैं. तो जो डिफेंडेंट है उसने एक्चुअल डैमेज किया है प्लेंटिफ को, बट प्लेंटिफ को कोई भी डैमेजेस नहीं मिलेंगे. नाउ इंजूरियस इन डैमनो.
इंजूरिया का मतलब होता है लीगल इंजरी, सेने मतलब विदाउट, डैमना मतलब डैमेज, डैमेज हो जाना। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, इन्फ्लुएंसमेंट ऑफ अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट विदाउट एक्चुअल फिजिकल लॉस, यानी कि जो लीगल राइट है उसका उल्लंघन होना विदाउट एक्चुअल फिजिकल लॉस के, और ये लॉ ऑफ टॉर्ट में एक्शनेबल है। तो सॉरी, जस्ट अ मिनट, इसमें लीडिंग केस है एशवी वर्सेस वाइट का, जो कि 1709 में, सॉरी 1703। तो इशू क्या था यहाँ पर, द प्लेंटिफ वॉज अ क्वालिफाइड वोटर। जो प्लेंटिफ था वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एक क्वालिफाइड वोटर था, और जो डिफेंडेंट था वो रिटर्निंग ऑफिसर था। बट रॉन्गफुली जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो प्लेंटिफ का वोट लेने से मना कर देता है, रॉन्गफुली रिफ्यूज कर देता है, कि मतलब वो उसका वोट ही नहीं लेता है। तो हेल्ड क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बताया, द एक्शन वाज अलाउड ऑन द ग्राउंड दैट द वायलेशन ऑफ प्लेंटिव्स स्टैट्यूटरी राइट फॉर एन इंजरी फॉर विच ही मस्ट हैव अ रेमेडी। अब उसको इंजूरियस डैमेज का जो लीगल राइट है, तो पार्लियामेंट में जो वोट था उसका लीगल राइट जो है वो इफेक्ट हुआ है। अब उसको क्लेम मिल गया, ठीक है, उसको कुछ प्रूफ नहीं करना पड़ा और उसको डैमेजेस मिल गए उसके वोटर को। अब तो एक इंडियन केस है, इसका नाम है भीम सिंह वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर, 1986 का केस है। इसमें क्या हुआ था, इश्यू क्या बना इसमें कि एक एमएलए रहता है एक एमएलए रहते हैं भीम सिंह, जम्मू कश्मीर असेंबली के। उन्हें पुलिस रॉन्गफुली डिटेन कर लेती है जब वो मतलब अपना असेंबली सेशन अटेंड करने जा रहे होते हैं, राइट। तो ये क्या होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने उनको एक 21 पीरियड में नहीं ले जाया जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, वो जो उनकी मेंबरशिप रहती है was deprived of his constitutional right to attend the assembly session। और इसमें फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनल लिबर्टी, वो भी वायलेट होती है। तो अब हेल्ड क्या होता है, कोर्ट क्या बोलती है, जो कोर्ट रहती है वो उन्हें रिलीज कर देती है, और जो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ होता है, एग्जाम्पलरी डैमेजेस 50,000 उन्हें दिए जाते हैं कोर्ट की तरफ से, सॉरी स्टेट की तरफ से। एंड और केसेस हैं इसमें कलिप्पा वर्सेस व्यापुरी 1885 का, चेसमोर वर्सेस रिचर्डसन 1859 का, टोजर वर्सेस चाइल्ड, कलीकीसन वर्सेस जादूलाल मलिक। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डैमनम सेने इंजीरिया। इसका मतलब होता है डैमेज विदाउट इंजरी। और डिटेल में देखें तो एक्चुअल फिजिकल लॉस हुआ है विदाउट उल्लंघन ऑफ अ लीगल प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, राइट। मतलब कि जो लीगल राइट है वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है, उसका उल्लंघन नहीं हुआ है, बट फिर भी एक्चुअल लॉस या फिजिकल लॉस हुआ है। और जो डैमनम सिने इंजूरिया है वो अपोजिट है इंजूरिया सिने डैमनो का, लॉ ऑफ टॉर्ट में ये एक्शनेबल नहीं है। And in this case a valid claim is not available in court of law। टॉर्ट में इस केस में वैलिड क्लेम नहीं दिया जाता है प्लेंटिफ को। यहाँ इंग्लिश लॉ केस है, नेम है मोगुल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस एमसी ग्रेगर गो एंड कंपनी, 1892 का केस है। इसमें क्या हुआ था, बहुत सारे स्टीमशिप कंपनीज मिल जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं साथ में, और जो प्लेंटिफ की कंपनी होती है ये टी की कंपनी होती है, कैरी करते हैं। तो उसको नीचे करने के लिए अपने जो
ऑफर्स रहते हैं ना, रिड्यूस कर देती है कंसाइनमेंट को, जो जो अदर कंपनीज होती हैं जो मिली हुई रहती है। तो यहाँ पे हेल्ड क्या होता है कि जो प्लेंटिफ उसको इंजरी तो हुई है, एक्चुअल लॉस हुआ है उसे, बट जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं वो ये कहते हैं प्लेंटिफ हैड नो कॉज ऑफ एक्शन, राइट। क्योंकि जो डिफेंडेंट्स होते हैं उन्होंने लॉफुल मीन्स से एक्ट किया है अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। कोई इलीगल मीन्स तो नहीं अपनाया ना जो डिफेंडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे प्लेंटिफ को कोई रेमेडी नहीं मिलती है, कोई क्लेम नहीं मिलता है। एक और केस है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस 1410 का है। इसमें जो डिफेंडेंट रहता है वो स्कूल मास्टर रहता है, राइवल स्कूल प्लेंटिफ के स्कूल के सामने राइवल स्कूल खड़ा कर लेता है, राइट। जिससे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, और जिससे जो प्लेंटिफ होता है उसको अपनी फीस जो रहती है वो 40 पेंस से 12 पेंस करनी पड़ती है पर क्वार्टर। तो अब जो कोर्ट रहता है वही कहता है कि इसमें भी कोई रेमेडी आपको नहीं मिलेगी, भले ही आपको लॉस हुआ है, एक्चुअल लॉस, बट इसमें कोई इलीगल मीन्स नहीं अपनाया गया है, तो इसमें कोई प्लेंटिफ को रेमेडी नहीं मिलती है। अब यहाँ पे और केसेस हैं जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा बुक से, या नेट पर भी आसानी से अवेलेबल है। उषा बहन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर 1978 का केस है, इंडियन केस है, ज़रूर पढ़िएगा। एक्शन वर्सेस ब्लंडेल 1848 का केस है। डिक्सन वर्सेस रूटर्स टेलीग्राम कंपनी 1877 का केस है। So that's all for today. Thank you for watching my videos. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।